रामचंद्रपुर के पास लेखक के परिचित एक जमींदार का घर है। उस जमींदार के घर का ज्यादातर हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर नष्ट हो चुका है। जमींदार के घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी कुआं है। वहां के स्थानीय लोग उस प्रेत कुआं कहते हैं और शाम ढलते ही वहां जाने से डरते हैं। उस इलाके का कोई भी इंसान भूल कर भी उस जगह के अंदर कदम नहीं रखता, क्योंकि रात के अंधेरे में उस कुएं के भीतर से भयानक और अलौकिक जगत के बाशिंदे निकल आते हैं। इस प्रेत कुएं के पीछे क्या रहस्य छिपा है? किस अजीब इतिहास से जुड़ा हुआ है यह प्रेत कुआं? कैसे नष्ट किया जा सकता है इस कुएं में रहने वाले अपशक्तियों, दुष्ट आत्माओं को? प्रताप और त्रिदीप बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। वे अपने एक और दोस्त शुभदीप के घर मेहमान बनकर जाने निकले थे, लेकिन शुभदीप का गांव रामचंद्रपुर उनके गांव से काफी दूर था। इसलिए उन्होंने अपने गांव के बेनी माधवदा की पुरानी गाड़ी किराए पर ली। रात का अंधेरा घिरते ही बेनी माधवदा रास्ता भूल गए और सही रास्ता समझ नहीं पाए। कितना अजीब लग रहा है, रात के अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भटक गया हूँ। देखो बेनी माधवदा, ऐसी बात मत कहो। रास्ता भटके हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रात में दोस्त के घर नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार प्रताप, त्रिदीप और बूढ़े बेनी माधव तीनों मिलकर गाड़ी लेकर अंधेरे में डूबे एक परित्यक्त टूटी फूटी घर के सामने आकर रुक गए। मुझे तो लगता है आज रात यहीं रुक जाना ही बेहतर होगा। इस हालत में आगे जाना ठीक नहीं, बल्कि यहीं पास किसी जगह पर आराम कर लेते हैं। रात के अंधेरे में पता नहीं कहाँ जाकर पहुँच जाए। हाँ, ठीक कह रहे हो बेनी माधवदा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। इंसान तो रास्ता भटक ही जाता है। आज की रात यहीं रुकते हैं। इस पुराने घर में शायद कोई रहता नहीं। अब रात होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे समय यहाँ से निकलना किसी भी तरह ठीक नहीं। अरे बेनी माधवदा, किस्मत देखिए, इतने बड़े जंगल में हमें रहने की जगह मिल गई। चलिए, कुछ खाने पीने का सामान है, तीनों मिलकर बांटकर खा लेते हैं। नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ब्राह्मण परिवार से हैं, मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूँ? यह तुम्हारी बड़ी गलती है बेनी माधवदा। हम ब्राह्मण परिवार के बेटे हैं। क्या तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है और हमारे शरीर में जो खून बह रहा है उसमें कोई फर्क है? हम सबके शरीर में खून का रंग तो लाल ही होता है। ये सब जात पात मनुष्यों की बनाई हुई चीजें हैं, भगवान की बनाई हुई नहीं। ये भेदभाव इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाए हैं। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम तुमसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी तुम हमें आदर नहीं देते, लेकिन तुम हमारी कोई बात सुनते ही नहीं। मैं आप लोगों जैसा आधुनिक इंसान नहीं हूं करता, मैं पुराने जमाने का आदमी हूं। ब्राह्मण घर के लोगों को आपने अन्न ग्रहण करें कहना ही मेरी आदत है, इसलिए मैं बराबर वही कहता हूं। अच्छा ठीक है बेनी माधवदा, तुम चाहे हमारे साथ रहते हो, जो थोड़ा बहुत खाने का सामान है वो अभी खा लो, मना मत करना। अगर तुम हमारे साथ नहीं खाओगे तो हम दोनों दोस्त भी कुछ नहीं खाएंगे। तू एकदम सही बात कह रहा है प्रताप। खाना पीना करके वे लोग आराम से बैठ गए। उसके बाद चारों ओर नजर डालते हुए उस जगह को ठीक से देखने लगे, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि जगह परित्यक्त थी। इसलिए यहाँ सांप, बिच्छू या जहरीले कीड़े मकोड़े हो सकते थे। इसीलिए सबको बहुत सतर्क होकर कदम रखना था। तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई त्रिदीप। सच में चारों ओर जैसे एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। एक रहस्यमयी, डरावनी निस्तब्धता वहां फैली हुई थी। चारों तरफ घनी झाड़ियां और बेलें लिपटी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कोई भी जहरीला कीड़ा कभी भी निकल सकता है। सचमुच यह किसी भूतिया घर जैसा लग रहा था। प्रताप और त्रिदीप आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए उस घर की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ा बेनी माधव उनके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन जैसे ही वे उस परित्यक्त घर के सामने पहुंचे, बेनी माधव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन जकड़ ली हो। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास पीछे खड़ा है। उधर उधर देखने पर उसकी नजर सीधी सामने खड़े उस विशाल बड़े कुएं पर जाकर टिक गई। वह वहीं रुक गया। उस टूटे फूटे घर के सामने मौजूद कुएं की ओर बेनी माधव लगातार देखने लगा। तभी प्रताप ने कहा, बेनी माधवदा, अरे बेनी माधवदा, उस कुएं के पास चले गए तो कहाँ जाओगे? लेकिन हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी आओ। प्रताप और त्रिदीप की ये बातें सुनकर बूढ़ा बेनी माधव बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि वह जानता था कि ये दोनों लड़के सच में बहुत अच्छे हैं। बेनी माधव ने आसमान की तरफ देखा। कटोरे की तरह गोल खाली चांद बीच आसमान में चमक रहा था। पूरा गगन असंख्य तारों से भरा हुआ था, जैसे अंधेरे काले कपड़े पर किसी ने छोटे बड़े अनगिनत हीरे जड़ दिए हों। चांदनी दूधिया रोशनी बनकर धरती पर फैल रही थी। चारों ओर एक रहस्यमयी उजाले से अंधेरा मिलकर अजीब सा माहौल बना रहा था।
उसी रोशनी और अंधेरे के बीच वह परित्यक्त घर किसी डरावने साए की तरह खड़ा था। करता, मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरा मन कह रहा है कि यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, हमें वापस लौट जाना। अरे बेनी माधव, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया है क्या? इतनी खूबसूरत चांदनी रात में तुम्हें ऐसा शानदार माहौल मिल रहा है और तुम यहाँ से जाने की बात कर रहे हो? सच कहूं तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। पता नहीं क्यों करता, हवा में मुझे अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही है। मेरे दिल में बार बार अजीब सी घबराहट हो रही है। अरे बेनी माधव, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। देखो यहाँ कोई सड़ी हुई बदबू नहीं आ रही और तुम फिर से डरने लगे हो। यहाँ सच में कोई बदबू नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं करता, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। ये जगह अच्छी नहीं है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा यहाँ रुकने को। हमें बहुत दूर निकल जाना चाहिए। अब तो सुबह होने ही वाली है। अंधेरे में गाड़ी चलाना ठीक नहीं। तुम्हें दोस्त के गांव तक पहुंचाने के लिए हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। अब अगर कोशिश करें तो जान भी जा सकती है। त्रिदीप और प्रताप दोनों मिलकर बेनी माधव को पकड़कर परित्यक्त टूटे घर के चबूतरे पर वापस ले आए। फिर उन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ पके फल और खाने का सामान सबके बीच बांट दिया। बेनी माधव का चेहरा जैसे अचानक बिल्कुल फीका पड़ गया। उसने मुंह में एक टुकड़ा डाला और चबाने लगा, लेकिन वह खाना जैसे उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। उसकी आंखें बार बार उसी विशाल कुएं की ओर चली जा रही थीं, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसका दिल अंदर से बार बार कह रहा था, अगर अभी इस जगह से नहीं निकले तो ये लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। प्रताप और त्रिदीप से कुछ कहने ही वाला था बेनी माधव, लेकिन डर के मारे वह चुप ही रह गया। बेनी माधव दा, लेकिन अब सच में तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। इस जगह पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इतना घबरा रहे हो? इतनी खूबसूरत जगह छोड़कर जाने की बात कर। प्रताप अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से हवा का दरवाजा खोल दिया हो। सब हैरानी से देख रहे थे कि उस विशाल कुएं के मुंह से काले धुएं जैसी सड़ी हुई बदबूदार भाप उठने लगी। घने अंधेरे के बीच एक भयानक परछाई कुएं से बाहर निकल आई। फिर एक एक करके कुएं के मुंह से कई काली काली आकृतियां निकलने लगी। प्रताप, त्रिदीप और बेनी माधव आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन तीनों को घेरते हुए वे सब भयानक अशरीरी जीव चारों तरफ से उन पर टूट पड़े। तेज चीखों और खून की गंध के साथ वे तीनों निर्दोष लोगों पर झपट पड़े। उस परित्यक्त घर से बाहर आते ही तीनों की क्रूर मौत की कहानी शुरू हो गई। दरअसल वे विकृत भयानक जीव इंसान नहीं थे, बल्कि कुछ और ही थे, जिनसे बचने का कोई उपाय नहीं था। किसी तरह बेनी माधव प्रताप और त्रिदीप से चिल्लाकर बोला, तुम लोग यहाँ मत रुको करता, जल्दी से भागो। अगर जान बचानी है तो इस जगह से अभी निकल जाओ। ये क्या है बेनी माधव? पता नहीं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये कोई हमारे जैसे खून मांस के प्राणी नहीं हैं। तुम लोग यहाँ मत खड़े रहो, भागो। और तुम भी भागो बेनी माधव दा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, क्या मैं तुम लोगों की तरह भाग पाऊंगा? इसलिए कह रहा हूं, तुम लोग जल्दी निकल जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जीना है तो हम तीनों साथ जिएंगे और अगर मरना है तो साथ मरेंगे। मुसीबत के समय भाग जाना हमारी आदत नहीं है।